पहलगाम हमले की जांच करेगी एनआईए। हमले से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की बारीकी से होगी जांच। खुफिया एजेंसियों ने तैयार की 14 स्थानीय आतंकवादियों की सूची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, आतंकवाद के खिलाफ 140 करोड़ भारतीयों की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत। प्रदेश में 5 अप्रैल से शुरू हुई ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में की शिरकत। कहा, यात्रा ने जन जन तक पहुंचाया नशा मुक्ति का संदेश। और प्रदेश सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपए तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पहलगाम आतंकी हमले की जांच औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनआईए की टीमें बुधवार से ही हमले की जगह पर डेरा डाले हुए हैं और उन्होंने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। एनआईए ने अपने बयान में कहा है कि आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों की निगरानी में टीमें काम कर रही हैं। ये टीमें बैसन घाटी में हुए हमले को अपनी आंखों से देखने वाले चश्मदीदों से विस्तार के साथ पूछताछ कर रही हैं ताकि घटना को पूरे क्रम को समझा जा सके। यह हमला हाल के वर्षों में कश्मीर में हुए सबसे गंभीर आतंकी हमलों में से एक माना जा रहा है। एनआईए की टीमें प्रवेश और निकास मार्गों की गहन जांच कर रही हैं ताकि आतंकियों के काम करने के तरीके का पता लगाया जा सके। फॉरेंसिक और अन्य विशेषज्ञों की मदद से इलाके को बारीकी से खंगाला जा रहा है ताकि इस हमले की साजिश को बेनकाब किया जा सके जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में मुस्लिम समाज में भी गुस्सा है। सिरसा में आज सुभाष चौक स्थित जामा मस्जिद में मुस्लिम लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने नमाज पढ़कर अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान पर लगाए प्रतिबंधों का समर्थन करते हुए कहा कि देश हित में इस तरह के फैसले लिए जाने बहुत जरूरी हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों का कोई भी मजहब नहीं होता, इसलिए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे फैसले लेने हमारे देश हित के लिए बहुत ज़रूरी हैं जिससे कि आतंकवाद ना फैले। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वो ना किसी मज़हब से जुड़ा होता। ठीक है, उन्होंने तो इतने बड़ी घटना को अंजाम देके पूरे देश के मुसलमानों को एक आग में डालने का काम किया है। हम उसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं और वो जो घटना हुई है उसके लिए किसी भी धर्म को जिम्मेदार ठहराना वो गलत है। ना उसके अंदर मुस्लिम जिम्मेदार है, ना हिंदू जिम्मेदार है, ना सिख जिम्मेदार है, ना ईसाई जिम्मेदार है। ये जो घटना हुई है ये उग्रवाद की वजह से हुई है और जो भी उग्रवाद होते हैं उसका कोई धर्म नहीं होता। उग्रवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसमें कोई भी मजहब के कोई भी लोग हो सकते हैं और वो बुरे लोग हैं। उधर पहलगाम में निहत्थे लोगों पर हुए आतंकी हमले की जींद में भी मुस्लिम समाज ने कठोर निंदा की है। जुमे की नमाज के दौरान इकट्ठा होकर मुस्लिम समाज ने संदेश दिया कि पहलगाम की घटना बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। मुस्लिम कल्याण समिति के जिला प्रधान डॉक्टर इस्लाम ने कहा कि यह घटना बहुत ही अमानवीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की जघन्य घटना को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। आज जुमे का दिन है और जुमे की दिन पूरे समाज के लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं और संदेश ये दिया है जो पहलगाम घटना हुई है ये बहुत गलत हुई है। बेकसूर लोगों पर हमला किया गया है, मौतें हो गई हैं, ये बहुत दुख घटना है और पूरा समाज इस बात की निंदा करता है कि घटना ऐसी होनी चाहिए और इसमें इशारा सिर्फ इस्लाम की तरफ होता है। हालांकि इस्लाम में ऐसी बातें नहीं सिखाई जाती। इस्लाम तो आपस में गले लगाना मजहब है, भाईचारा मजहब है। आतंकवाद है उनका कोई मजहब नहीं होता। और जो ये हादसा हुआ है इसका सबको बड़ा अफसोस है और इस्लाम धर्म के अंदर इस तरह के हादसों की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। हजरत मोहम्मद साहब ने जो है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का पैगाम दिया है, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना, इसमें मजहब का कोई तकाजा नहीं है। पहलगाम के अंदर जो बेकाराना हरकत की गई है, बेगुनाह लोगों को मारा गया है और उनमें एक महिला थी जिसकी शादी को 6 दिन हुए थे, वो बेवा हो गई 6 दिन के अंदर और
ये आदमी खुद सोच के देखे, जिसके घर से कोई जाता है कितने दर्द होता है, कितना गम होता है। और दूसरी बात ये है, जिन आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर मारा गया, इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम तो भाईचारा सिखाता है, अमन सिखाता है, चैन सिखाता है। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर जारी वह व्हाट्सएप संदेश भ्रामक है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक बैंक खाता खोला है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस संदेश को गलत बताया है। पीआईबी ने कहा है कि सरकार ने युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों या उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाइयों में घायल होने वाले सैनिकों को तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए एक कोष की स्थापना की है। इसका इस्तेमाल सेना के आधुनिकीकरण या हथियार खरीदने के लिए नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इस महीने की 22 तारीख को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों और इसकी साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। यह हमला आतंकवाद के आकाओं की हताशा और कायरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में शांति का लौटना, लोकतंत्र का मजबूत होना और पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि भारत तथा जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को रास नहीं आ रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत देश की एकता और 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता है। आतंकवाद के खिलाफ यह एकता ही निर्णायक लड़ाई का आधार है। आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया से संवेदनाएं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक नेताओं ने उन्हें फोन करके और पत्र लिखकर इस जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय मिलेगा। लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश ने एक महान वैज्ञानिक खो दिया है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में इसरो को एक नई पहचान मिली और उनके मार्गदर्शन में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम आगे बढ़े, उनसे भारत के प्रयासों को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली। भारत आज जिन उपग्रहों का इस्तेमाल करता है, उसका प्रशिक्षण डॉक्टर कस्तूरी रंगन की देखरेख में ही किया गया था। उन्होंने देश को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष अप्रैल में आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 50 वर्ष की यह यात्रा सिर्फ हौसलों से शुरू हुई थी। जब भी कस्तूरी रंगन जी से मुलाकात हुई, हम भारत के युवाओं के टैलेंट, आधुनिक शिक्षा, स्पेस साइंस ऐसे विषयों पर काफी चर्चा करते थे। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी ने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कस्तूरी रंगन 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों के मुताबिक फॉरवर्ड लुकिंग एजुकेशन का विचार लेकर आए थे। मैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस 1 वर्ष के दौरान देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि देश के बाहर भी लोगों ने अपनी मां के नाम पर पौधे लगाए हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे भी इस अभियान का हिस्सा बने ताकि 1 वर्ष पूरा होने पर अपनी भागीदारी पर गर्व कर सकें। दिवस पर इस अभियान के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस 1 साल में इस अभियान के तहत देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। भारत की इस पहल को देखते हुए देश के बाहर भी लोगों ने
अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाए हैं। आप भी इस अभियान का हिस्सा बने ताकि 1 साल पूरा होने पर अपनी भागीदारी पर आप गर्व कर सकें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अप्रैल महीने के साथ स्वतंत्रता संग्राम के कई अमिट अध्याय जुड़े हुए हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा 6 अप्रैल को संपन्न हुई थी। 24 दिन तक चली इस यात्रा ने अंग्रेज सरकार को झकझोर कर रख दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार भी अप्रैल के महीने में ही हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 मई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ मनाई जाएगी। 26 अप्रैल को 1857 की क्रांति के महान नायक बाबू वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि भी मनाई गई है। उन्होंने कहा कि देश को अपने इन स्वतंत्रता सेनानियों की अमर प्रेरणाओं को जीवित रखना है। वहीं पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। बाद में उन्होंने कहा कि मन की बात के जरिए पीएम महत्वपूर्ण लोगों के जीवन के अनुभवों को आम जन के साथ साझा करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से वे लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। मन की बात से लोगों को प्रेरणा मिलती है और उनका लगाव सकारात्मक कार्यों की तरफ लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में पहलगाम हमले का जिक्र किया, जिसको लेकर देश के लोगों में आक्रोश है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश के साथ खड़ा है। उसका जिक्र उसमें करते हैं जो अच्छा उत्कृष्ट काम करता है, उस सब की बात वो मन की बात में, जिससे लोगों में प्रोत्साहन बनाने, ऊर्जा बनी रहे, अच्छे कामों के प्रति, सकारात्मक कामों के प्रति लोगों का लगाव और बढ़े, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं। आज एक पीड़ा भी उन्होंने देश के सामने, जो घाव, एक कायरतापूर्ण हरकत आतंकियों ने की है, कि हमें पूरा भरोसा है इस देश के प्रधानमंत्री पर, जनता जनार्दन को भी पूरा भरोसा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इस बार आतंकियों को नेस्त नाबूद करके जमीन में कभी भी कोई ऐसी कायरतापूर्ण हरकत ना कर पाए, इस तरीके का जवाब इस बार मिलेगा। उधर प्रधानमंत्री के बाद मन की बात कार्यक्रम को जींद वासियों ने भी सुना। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से देशवासियों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हैं। वे इसके माध्यम से एक आमजन की उपलब्धियों को पूरे देशवासियों के सामने रखते हैं। पीएम ने आज के कार्यक्रम में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के लिए आतंकियों को चेताया, जिसकी लोगों ने प्रशंसा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष व कृषि जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। इस दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा और बहुत ही सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे, ऐसे कदम कि भविष्य में कोई ऐसा दुराचार, ऐसा कोई कार्य करने की सोच भी ना सके। तरह के कस्तूरी रंजन जी के बारे में जिक्र किया, जो स्पेस साइंटिस्ट थे और जो हमारा सबसे पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जिसका नाम आर्यभट्ट था, उसके बारे में बताया कि किस तरह से वैज्ञानिकों ने शुरुआत के दिनों में साइकिल पर और रेहड़ी के ऊपर भी जो उन्होंने इक्विपमेंट को लेके आए थे, क्योंकि उन दिनों सुविधाएं बहुत नहीं थी। और आज के दिन हम ऐसे हैं कि हमने एकदम 104 सैटेलाइट को इकट्ठे लॉन्च करने का मुकाम हासिल किया है। और आज के दिन नरेंद्र मोदी ने देश की जनता बताया कि भारत बहुत सशक्त है। सैटेलाइट प्रोग्राम में भी डिफेंस का हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है और जो आतंकी हमला हमारे देश के ऊपर हुआ उसका कड़ा से कड़ा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जो लोगों से आई महीने के आखिरी संडे को मन की बात करते हैं, उससे आम व्यक्ति प्रधानमंत्री सीधा जुड़ता है, उनके विचारों को अपनापन महसूस करता है, जिससे हमें महसूस होता है कि सरकार हमारी कितनी मजबूत है, कितने अच्छे कार्य कर रही है। सबसे पहले तो उन्होंने पहलगाम पर हुए आतंकी हमले की निंदा की और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का हमें आश्वासन दिया। कई प्रकार की खेती के बारे में भी जिक्र किया। एक पेड़ माँ के नाम का 1 साल 5 मई को पूरा होने वाला है। इस पर सभी को उन्होंने आग्रह किया कि 5 मई को सभी लोग 5 जून को सभी लोग एक पेड़ मां के नाम लगाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सिरसा में ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 के समापन अवसर पर साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले मुख्यमंत्री स्वयं साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे और नशा मुक्त हरियाणा का संदेश दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश को नशा मुक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ड्रग फ्री हरियाणा के अभियान में सभी को दलगत
राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर हरियाणा के युवा को सशक्त और मजबूत बनाना है। उन्होंने संत समाज, खाप पंचायतों, सरपंचों और प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे इस महाअभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और नशा मुक्त हरियाणा बनाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मैं सभी को बधाई देता हूं कि सिरसा ने यह ठान लिया है, इस पवित्र भूमि ने यह ठान लिया है। मैंने कहा है, मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला कि बाबा सतसाई नाथ की भूमि है, जिन्होंने तपस्या करके यहाँ पर समाज को एक दिशा दी है। बिल्कुल कार्रवाई होगी, किसी को कोई बख्शने का सवाल नहीं है। जो इसके कार्य इसमें शामिल होगा, ये हमारे सरपंचों ने 177 गाँव के सरपंचों ने नशा मुक्त गाँव कर दिया, उनको सम्मानित किया। ये भी एक आतंकवाद है, ये नशा नहीं, ये आतंकवाद है और इसका पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च होता है, आतंकवादियों के ऊपर खर्च होता है। हमने इसको बंद करना जरूरी है। हमारे सरपंचगण इसके अंदर लगे हुए हैं, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि गत 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई यह साइकिल रैली पूरे प्रदेश का भ्रमण कर आज 23 दिनों की यात्रा के बाद अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची है। उन्होंने इस रैली में भाग लेने वाले सभी युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि इन युवाओं ने दिन रात एक करके नशा मुक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि आयोजकों, प्रतिभागियों और नागरिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब लक्ष्य नेक हो, सोच ईमानदार हो और प्रयासों में जन भागीदारी हो तो समाज की किसी भी बुराई को जड़ से मिटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती जवान, पहलवान और किसानों की धरती है। यहां नशे के लिए कोई स्थान नहीं है। हम सभी को मिलकर धाकड़ हरियाणा को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि नशे की गिरफ्त में आ चुके युवाओं को नशे से बाहर निकालने के लिए नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में भी अलग से नशा मुक्ति खोले गए हैं। सरकार ने नशे की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पंचकुला में एक अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने मानस पोर्टल बनाया है, जिस पर कोई भी नागरिक नशे की तस्करी करने वालों की सूचना दे सकता है, उस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। हमने अपना युवा हष्ट पुष्ट, मजबूत, तंदुरुस्त और धाकड़ युवा युवती हमारी हो, हमें गर्व होता है। हमारा किसान भी धाकड़ है, जो देश के पेट को भरने का काम करता है। हमारा युवा भी धाकड़ है, हमारी युवती भी धाकड़ है, हमारा किसान भी धाकड़ है। हमने इस नशे से दूर करना है। हाँ, डी एडिक्शन सेंटर हम खोल भी रहे हैं और भी खोल लेंगे जल्दी ही, और डी एडिक्शन सेंटर खोलेंगे। परंतु मैं ये अपील भी करना चाहूँगा आप सबसे, क्योंकि आप पत्रकार साथी हैं, इसके अंदर अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करते हुए लोगों में जन जागरूकता फैलाने का काम करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर 9 दिवसीय दक्षिण हरियाणा की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जो नशा मुक्ति के लिए 5 मई तक जागरूकता अभियान चलाएगी। साथ ही उन्होंने यात्रा में विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रदेश ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए करनाल निवासी भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट 26 वर्षीय विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपए तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वादा किया है कि विनय नरवाल के माता पिता परिवार के जिस सदस्य को चाहेंगे उसे सरकार की नीति के अनुसार नौकरी दी जाएगी। उन्होंने आतंकवादियों की इस कायरतापूर्ण तथ्य की सख्त शब्दों में निंदा की है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें विनय नरवाल की मौत हो गई थी। पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आज परशुराम जयंती के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, भाजपा सांसद विप्लव कुमार देव, रेखा शर्मा, सांसद कार्तिकेय शर्मा सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मेरे लिए शुभ दिन है। आज सुबह पवित्र कार्यक्रम नशे के खिलाफ चल रहे जन जागरण अभियान में सिरसा में
था और अब सीधा भगवान परशुराम के जन्मोत्सव में आने का अवसर मिला है। आज का दिन भारत के सनातन का दिन है, जब अधर्म पर धर्म को स्थापित किया गया था। भगवान परशुराम के जीवन से हमें सीख मिलती है कि शक्ति का उपयोग समाज और देश के हित में होना चाहिए। आज भगवान के परशुराम के फरसे को उठाने की जरूरत है, क्योंकि पहलगाम में कायराना आतंकी हमला हुआ, उसका जवाब देने का समय है। सत्य, निष्ठा और धर्म की प्रेरणा लाए हम मिलकर के एक ऐसा विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाए जो आत्मबल में समृद्ध हो और आत्मा से पवित्र हो। ऐसा हमने हरियाणा ये मिलकर के बनाना है। ये आप सब ने मिलकर के जो तीसरी बार हरियाणा के अंदर कमल का फूल खिलाया है, इसके लिए मैं आप सबका दिल से शीश नवा करके आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और जो भी काम आप लोगों के आएंगे उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सारे काम उनको विभाग के अनुसार भेज करके पूरा करवाने का काम करेंगे। वहीं राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि आज भगवान परशुराम का जन्म दिवस बहुत ही भव्य रूप में मनाया गया। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार जताया। करना चाहता हूं कि मैं आपके बीच में आया था न्योता देने इस कार्यक्रम का। आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाया है इस कार्यक्रम में, अपना आशीर्वाद दे गए आज यहां पर इतनी भारी संख्या में पूरे दल बल के साथ आकर, और मैं आपका कृतज्ञ हूं। और मैं हमेशा यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि मैं आपके बीच में ना तो किसी सांसद या ना किसी नेता के भी हैसियत से आया हूं, आपका हूं, आप ही में से हूं, आप ही का रहूंगा, आपका भाई हूं, बेटा हूं, और जो आपके लिए कर सकूं, जितना भगवान परशुराम जी ने मुझे सामर्थ्य दिया है, प्रयास करूंगा कि कोशिश करूंगा कि उससे ज्यादा बढ़ के कुछ कर सकूं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा यूजी 2025 के बारे में संदिग्ध दावों की रिपोर्ट के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। एजेंसी ने अभ्यर्थियों को गलत काम करने और झूठे दावों के साथ परीक्षार्थियों को धोखा देने की कोशिश करने वाले बेईमान लोगों के खिलाफ बहकावे में आने का परामर्श दिया है। एजेंसी ने परीक्षार्थियों से इस तरह की भ्रामक जानकारी और इसे फैलाने वाले लोगों की रिपोर्ट 4 मई को शाम 5 बजे तक एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर करने का भी अनुरोध किया है। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कल कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद जिलों की प्रमुख अनाज मंडियों का औचक निरीक्षण किया। मंडियों में पहुंचने पर किसानों और आढ़तियों ने कृषि मंत्री के समक्ष अपने सुझाव एवं समस्याएं उनके सामने रखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वयं तौल मशीनों की जांच की और फसल खरीद व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी अधिकारियों और आढ़तियों को सख्त निर्देश दिए कि गेहूं खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ मंडियों से तौल मशीनों में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी, जिन पर तुरंत कड़ा संज्ञान लिया गया है। दोषी अधिकारियों और आढ़तियों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में गेहूं के उठान कार्य में तेजी लाई जाए। साथ ही उन्होंने मंडी परिसरों में पीने के पानी, शौचालय, सफाई व्यवस्था, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उनकी समस्या है ये, लेकिन किसान की जो लिफ्टिंग के बाद ही पैसा आता है, वैसे तो 48 घंटे में, क्योंकि उसका माल गोदाम में लग जाए और लिफ्टिंग जल्दी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैसा देखिए, जो लिफ्ट हो जाता है उसका तो पैसा चल जाता है और सरकारी सिस्टम है ये। मैं समझता हूँ भी काफी अच्छा है। इस बार विपक्ष से विपक्ष को अपनी बात कहेगा। देखिए, किसान तो अपने अपने दुकान पे उसका माल चलता है। हर किसान का अपना अर्थ ही है, हर उसका कंडा भी अपना ही है। तो हम तो चेकिंग करते हैं जाके, हमें तो कोई डिफरेंस मिला नहीं, बल्कि ना कहीं 10-20 ग्राम मैं समझता हूँ भी आड़ती कोई नुकसान है, सरकार को नुकसान है, किसान को तो दिखा नहीं, कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य किसानों की मेहनत के एक एक दाने को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक विभिन्न खरीद एजेंसियों के माध्यम से 61.81 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है और सरकार का 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य है।
देश की कला, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन मुंबई में 1 से 4 मई के बीच किया जाएगा। इस समिट का उद्देश्य ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े उभरते टैलेंट को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच देना है। इस आयोजन में देश भर से चुने गए प्रतिभागी विभिन्न श्रेणियों में अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ के करणबीर सिंह ने वेव समिट में हो रही प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर टॉप 10 प्रतिभागियों में अपना स्थान बना लिया है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से खास बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी अब तक की यात्रा का अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह मंच उनके लिए एक बड़ा अवसर है। करणबीर ने बताया कि इस प्रतियोगिता के अगले चरण में 10 प्रतिभागियों में से शीर्ष 3 का चयन किया जाएगा। ने गेम्स के कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, तो टोटल 115 एंट्रीज थी, जिसमें से अभी हम टॉप 10 में आए हैं। और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला उचाना हलके के पालवा और अलीपुरा गांव में पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को निंदनीय बताते हुए कहा कि आज इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है, सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। वहीं किसानों को गेहूं का भुगतान 72 घंटे में सीएम के दावे पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गेहूं के पेमेंट किसानों के खाते में 15 दिनों तक नहीं आ रही है। हमने 24 फसलों पर एमएसपी दिया था, अब भाजपा उसे आगे बढ़ा रही है। मैंने नारनौंद और उचाना मंडियों के दौरे के दौरान पाया कि 2-2 मंजिला गेहूं के ढेर लगे हुए थे। और पिछले 15 दिन में किसानों की पेमेंट की जो हालात है, मुझे लगता है 5 दशकों में भी नहीं हुई। 72 छोड़ो, 100 घंटे छोड़ो, 200 घंटे। आज रिकॉर्ड है कि 10 से 15 दिन से पहले किसी भी फार्मर की पेमेंट नहीं आई। ये तो फैक्चुअल रिकॉर्ड है, आपके चैनल के और भी स्ट्रिंगर्स है, आप पता करा लो सरसों की कितने दिन हो गए और लास्ट पेमेंट गेहूं की कौन सी डली। ये फेलियर है और फेलियर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के टेंडर ना होने की वजह से हुआ। एमएसपी देने का काम तो हमने किया था, इन्हें तो कंटिन्यू किया है। कोई नई चीज हो, कोई ऐसी फसल नहीं आई हो जो किसान की पहले ना बिकती और एमएसपी पे खरीदी की, जबकि निंदनीय है। 26 जाने गई है। देश के वीर सपूत जो हमारी धरती के नेवी में थे, उनको भी 7 दिन शादी के बाद वहां मार दिया गया। आज 140 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारत सरकार क्या एक्शन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल सीए अनाउंसमेंट से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने गृह विभाग, राजस्व, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग, परिवहन समेत आधा दर्जन विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा की। शेष विभागों की समीक्षा 29 अप्रैल को करेंगे। उन्होंने कहा कि चेक डैम के निर्माण में गुणवत्ता के साथ किसी भी कीमत पर समझौता न करें। उन्होंने सभी पुराने चेक डैम की वर्तमान स्थिति की जांच करके उनकी मरम्मत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर जिला में कम से कम 2 ऑक्सीवन लगाने की योजना को मूर्त रूप प्रदान करें ताकि स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने घग्गर नदी को पर्यावरण की दृष्टि से साफ करने के निर्देश देते हुए कहा कि कुछ स्थानों पर एसटीपी के माध्यम से गंदे पानी को साफ करके घग्गर में डाला जा रहा है। इस दौरान ध्यान रखें कि एसटीपी खराब ना हो और गंदा पानी बाईपास करके इस नदी में ना जाए। अगर किसी जगह पर इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो एसटीपी के ठेकेदार को पेनल्टी लगाई जाए। मुख्यमंत्री ने सीएम अनाउंसमेंट से संबंधित परियोजना को निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट तैयार होने में देरी होने से उनकी लागत भी बढ़ती है। अगर किसी वाजिब कारण से कार्य को पूरा करने में देरी होती है तो अधिकारी फाइल पर देरी होने का कारण अवश्य लिखे। उन्होंने अधिकारियों को पूरी ईमानदारी से कार्य करने की सलाह देते हुए कहा कि वे विभिन्न परियोजनाओं व योजनाओं को पूरा करवाने में पूरी तरह से पारदर्शिता बरतें। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंजाब के डेराबस्सी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार ने ईमानदारी, पारदर्शिता और सेवा को मूल मंत्र माना है। जातिवाद, तुष्टीकरण और वंशवाद की राजनीति को समाप्त किया है, जिसकी बदौलत प्रदेश की जनता ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि केंद्र व हरियाणा की सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। इसी का साक्ष्य है कि हरियाणा में किसानों की सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की जा रही है। पंजाब में पूर्व की कांग्रेस सरकार ने और अब की मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों की कभी सुध नहीं ली है और न ही किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदा। सीएम ने कहा कि 2027 में पंजाब में भाजपा सरकार बनने पर किसानों की सभी फसलों को हरियाणा की तरह एमएसपी पर खरीदा जाएगा।
लोगों ने ये मन बना लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब आगे बढ़ेगा, गति से आगे बढ़ेगा, मजबूती से आगे काम करेंगे। पार्टी का संगठन अभी हमारा बनना है और जो ही संगठन हमारा बनेगा तो उसमें ओबीसी के लिए जितना नरेंद्र मोदी ने किया आज तक किसी ने किया नहीं। तो समाचार में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।